सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला और आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का एक नया टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर साल आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं और इसके बाद में क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे। जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। हमें ज्यादा अच्छे से तभी आता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहा जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज वो होती है जो भी कमियां, जब हम कोई चीज सीख रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं और हमें कोई दिक्कत हो रही होती है किसी भी कारण से, तो वही उसी को बोला जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी। सबसे पहला है इसमें डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई। अगर आप किसी भी चीज को, बच्चा किसी भी चीज को जब पढ़ता है और पढ़ते टाइम उसको कठिनाई होती है, जैसे कि गुड है, गुड को अगर वो गुड पढ़े तो उसको पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो रही है, वो गलत पढ़ रहा है, इसका मतलब उसको डिस्लेक्सिया वाला जो विकार है ये है। और नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित कठिनाई। जब बच्चा गलत लिखता है कोई भी चीज, जैसे कि 100 है, 100 को अगर बच्चा वॉज लिख देता है, आपने बोला 100 और वो उसका उल्टा लिख रहा है वॉज, तो उसको डिस्ग्राफिया है, यानी कि लिखने से संबंधित विकार, डिस्ग्राफिया। आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं, ग्राफ। ग्राफ का मतलब अपने आप में एक ये होता है, लिखने से संबंधित होता है ग्राफ वर्ड। तो डिस्ग्राफिया अगर ग्राफ आता है तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि लिखने से संबंधित कठिनाई वाला विकार है। नेक्स्ट है आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में कैलकुलिया आ रहा है। कैलकुलिया किससे रिलेट हो रहा है? कैलकुलेटर से। गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई। जब बच्चों को गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई होने लगती है तो उनमें डिसकैलकुलिया विकार पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया ऐसा विकार होता है जो भ्रम वाली स्थिति पैदा करता है। मतलब कि डिस्मोर्फिया में अगर बच्चा, 2 पक्षी हैं, जैसे कि मोर है और एक मुर्गा है, अगर आप उसको मोर का पिक्चर दिखाते हैं तो वो उसको मुर्गा समझता है, या फिर आप दोनों दिखाते हैं तो उसको पहचान करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। वो भ्रमित होता है उन दोनों के पिक्चर को देखकर, दोनों को वो सिमिलर ही समझता है या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो ऐसी स्थिति अगर किसी बच्चे की होती है तो उसके लिए बोला जाता है डिस्मोर्फिया। नेक्स्ट है आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया बोलने से संबंधित विकार। डिस्मेर्फिया होता है बोलने से संबंधित, भाषा से या फिर बोलने से संबंधित। जब बच्चा कुछ गलत बोलता है, जैसे कि आप किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और वो उसका जवाब देने में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, या फिर आंसर पता होते हुए भी वो क्लियरली अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जवाब नहीं दे पाता, वो बोलने में हिचकिचाता है, उसकी भाषा अस्पष्ट है, तो ऐसे में समझ जाइए कि बच्चे को डिस्फेसिया विकार है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया ऐसा विकार होता है जिसमें शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, जिसके अंदर बच्चे के जो बॉडी के अंदर शारीरिक मोटर स्किल्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होती है वो होती है आपकी डिस्प्रेक्सिया। अब मोटर स्किल्स आपकी 2 टाइप की होती है, ये मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये मैंने आपको एक अलग वीडियो में पढ़ाया था इसके बारे में। ठीक है। शारीरिक विकार जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अगर कोई बच्चा खेल रहा है, खेलते टाइम फुटबॉल खेल रहा है या बैट बॉल खेल रहा है, तो वो उस एक्टिविटी को अच्छे से पूरा नहीं कर पाता है, उसको कोई दिक्कत होती है, तो उसको एक शारीरिक विकार माना जाता है। डिस्थीमिया। डिस्थीमिया होता है तनाव से संबंधित विकार। तनाव से संबंधित विकार ये छोटे बच्चों के भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। अब ये इतने सारे जो विकार होते हैं, अगर किसी बच्चे में इनमें से कोई एक भी विकार पाया जाता है तो उसको तनाव तो जरूर रहेगा ना। तो डिस्थीमिया ऐसा ही एक विकार है जो तनाव से संबंधित है। तो हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट है, वे विद्यार्थी जो ध्वनियों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और उन्हें पार्श्व शोर सुनने में कठिनाई होती है, तो इसे कौन सी दिव्यांगता कहते हैं? तो ऐसे बच्चे जिनको सुनने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है तो वो दिव्यांगता होती है एपीडी। इसका आंसर होगा सेकेंड, एपीडी, श्रवण प्रसंस्करण विकार। ये एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चों को बहुत कम आवाज़ जो होती है सुनने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक होने के नाते डिस्ग्राफिया लेखन विकार से पीड़ित युवा छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपचार उपयोगी है। फर्स्ट है, लेखन कार्यों के लिए अतिरिक्त समय देना, नकल करने की गतिविधि को कम करना, कार्य को छोटे भागों में विभाजित करना, कम तनाव वाले अवसर प्रदान करना। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें ज़रूरी हैं। बच्चों को अगर आप एक कंफर्टेबल जोन देंगे, लेखन कार्य के लिए ज़्यादा टाइम देना, ठीक है, और नकल करने के लिए उनको फोर्स नहीं करना है, उनकी गतिविधियों को कम करना, और जो उनका जो काम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करवाना, और उनको तनाव वाला अवसर प्रदान नहीं करना है, ताकि उनको कोई तनाव ना हो किसी भी तरह का। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं अगर आपको आते हैं तो। पहले से, अशाब्दिक अधिगम समस्या वाले बच्चों में कौन सी समस्याएं होती हैं। अशाब्दिक अधिगम वाले बच्चों में तो चेहरे की अभिव्यक्तियों को समझना, इसका आंसर होगा चेहरे की अभिव्यक्तियों को समझना। ये वाली समस्या पाई जाती है इन बच्चों के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव क्या होता है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव क्या होता है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। भाषा विकार, अधिगम अक्षमता, विकासात्मक विकार, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। तो आंसर होगा इसका 4, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। यह एक ऐसी स्थिति होती है जो बहुत ज़्यादा गंभीर होती है और बहुत ज़्यादा आघात, मतलब बहुत ज़्यादा हाई जो चोट होती है ना उसको, या किसी बहुत बड़ी टेंशन के कारण विकसित होती है। ये एक ऐसी स्थिति कही जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, श्रवण दोष वाला बच्चा। अब ऑप्शन दे रखे हैं, यदि उपयुक्त सुविधा और संसाधन प्रदान किए जाते हैं तो नियमित स्कूल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। नियमित स्कूल में सहपाठियों के साथ बराबर प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होगा। केवल श्रवण बाधित लोगों के स्कूल में भेजा जाना चाहिए और नियमित स्कूल नहीं जाना चाहिए। केवल शैक्षणिक शिक्षा से लाभ नहीं होगा, इसके बदले व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ नोटिस कराना चाहूँगी कि किसी भी ऑप्शन में जब आपका केवल ये शब्द आ गया तो आप समझ जाइए कि ये ऑप्शन तो आपका कभी सही होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव टैग वर्ड बोल सकते हैं इसको हम। और जब भी ऑप्शन में नेगेटिव टैग वर्ड दिया जाए और क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर की मांग करता है तो हमें ये कभी भी चूज़ नहीं करने हैं। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमको एक पॉजिटिव क्वेश्चन की ओर ही जाना है, एक पॉजिटिव ऑप्शन की साइड ही जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि उपयुक्त सुविधा और संसाधन प्रदान किए जाते हैं तो नियमित स्कूल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी बच्चा हो जिसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, श्रवण दोष हो या कोई भी दोष हो, अगर उसको हम डेली बहुत सारे संसाधन प्रदान करेंगे और नियमित अगर उसको बहुत सारी सुविधाएं अगर हम उसको देंगे तो क्या वो अच्छा नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका, कमज़ोर बच्चों को निम्नलिखित में से कब असमता का अनुभव हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अधूरे कार्यों के लिए डांट पड़ने पर, तब जब किसी कार्य में उनके प्रदर्शन को कक्षा में शिक्षक द्वारा अगर नहीं सराहा जाता है, ऐसे वातावरण में कार्य कर रहा है जो किसी कार्य में बच्चे के सफल प्रदर्शन को प्रभावित करता है, उसकी लगातार अन्य बच्चों से तुलना की जाए जो कुछ कार्यों में प्रदर्शन अच्छा करते हैं। तुलना करना भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो इस ऑप्शन को तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो हमको लेना ही नहीं है कुछ भी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, ऐसे वातावरण में कार्य कर रहा हो जो किसी कार्य में बच्चे के सफल प्रदर्शन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज आंसर। क्योंकि कमज़ोर बच्चे को निम्नलिखित में से कब अक्षमता का अनुभव हो सकता है। कोई बच्चा अगर कमज़ोर है, उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो उसको तभी तो पता चलेगा जब बच्चे के सफल प्रदर्शन को प्रभावित करता है। मतलब कोई ऐसे वातावरण में कार्य कर रहा हो जो किसी कार्य में बच्चे के सफल प्रदर्शन को प्रभावित करता हो। ठीक है, ऐसे वातावरण में उसका काम करना ज़रूरी है जहाँ पर वो एक अच्छा सफल प्रदर्शन कर सके, और वो उस चीज़ को पॉसिबल ना कर पा रहा हो, तब उसको पता चलेगा कि उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है।
नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार एक दिव्यांग व्यक्ति वह है जो एक चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए किसी भी दिव्यांगता के टेस्ट से कम ग्रसित नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 40%। क्योंकि जो दिव्यांग व्यक्ति होता है, दिव्यांग व्यक्ति का अर्थ ऐसा होता है कि जो दीर्घकालीन, जो बहुत लंबे टाइम से शारीरिक या फिर मानसिक या फिर बौद्धिक जो अक्षमता वाले जो व्यक्ति होते हैं उन जो वो होते हैं दिव्यांग व्यक्ति, और जो बाधाओं के साथ बातचीत करते हैं, जिनको हर काम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और जो सोसाइटी के साथ एक कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मतलब समान रूप से वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं जैसे कि नॉर्मल लोग करते हैं। तो ऐसे लोग दिव्यांग व्यक्ति कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका दृष्टि क्षीणता वाला एक बच्चा किसकी मदद से अधिगम को अधिकतम करता है। ऑप्शन है डिस्प्ले बोर्ड, गति संवेदी प्रणाली, श्रवण प्रणाली, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि दृष्टि क्षीणता कोई बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता, ठीक है, और उसको लर्निंग करनी है और उसको बेहतर करनी है, तो वो कैसे कर सकता है, सुनने के द्वारा, मतलब श्रवण प्रणाली द्वारा सुनकर वो चीज़ों को सीख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासात्मक विकार नहीं है, इसमें पूछा गया नहीं है। तो विकासात्मक आपका जो विकार है वो कौन सा है, नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर 1 डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कैसा विकार है आपका, ये तंत्रिका संबंधी विकार होता है, ठीक है। और विकासात्मक विकार कौन से होते हैं आपके, विकासात्मक विकार होते हैं एक कोई भी जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जो गंभीर होता है या फिर स्थायी विकलांगता को बहुत ज़्यादा मतलब संदर्भित करता है ऐसा, और जो एक अनलिमिटेड टाइम तक, एक अनिश्चित काल तक जो जारी रह सकती है, जिसके अंदर ये इस तरह की विकासात्मक विकार वाले व्यक्ति होते हैं। और जो डिसलेक्सिया है आपका, ये एक तंत्रिका संबंधी विकार है। रामू एक लड़का है जो श्रवण बाधित है, सोमू सामान्य लड़का है, दोनों एक ही विद्यालय में दाखिला लेते हैं। आप इस प्रकार के विद्यालय को क्या कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग बच्चे हैं। रामू एक लड़का जो श्रवण बाधित है, ठीक है, और सोमू एक सामान्य लड़का है, और एक ही स्कूल में एडमिशन लेते हैं। आप इस प्रकार के विद्यालय को क्या कहेंगे, तो ये होगा समावेशी विद्यालय, जहाँ पर किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं किया जाता, जहाँ पर समान शिक्षा प्रदान की जाती है, हर बच्चे को लिया जाता है, जहाँ पर बच्चों के अंदर या फिर किसी भी कमी के कारण उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ऐसे विद्यालय को समावेशी विद्यालय बोला जाता है। और हर स्कूल में समावेशी शिक्षा ही बच्चों को देनी चाहिए, एक समान शिक्षा, चाहे बच्चा कैसा भी हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थोड़ी सी भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पहली बार आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और भी बच्चे जो CDP की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मदद मिल सके, उनको भी क्वेश्चंस मिल सके। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं PDF, तो मैं आपकी इसी तरह से तैयारी करवाऊँगी हर एक दिन नई वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।